सुप्रभात राजस्थान, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल की जंबो लिस्ट जारी हुई है। 1307 सरप्लस चिकित्सा कर्मियों के तबादले होंगे, वहीं 226 डॉक्टर्स के भी तबादले किए गए हैं। जयपुर स्वास्थ्य विभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल की जंबो लिस्ट। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है? स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल की लिस्ट जारी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए सरप्लस डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों के तबादलों को लेकर काफी समय से जो है वो मशक्कत चल रही थी और कल रात जो है वो इसकी तबादला सूची जो है स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दी है। 1300 से अधिक जो है वो चिकित्सा कर्मी वो हैं जो अपने जो चिकित्सा संस्थानों में जितने पद स्वीकृत हैं उससे ज्यादा जो है वो लगे हुए थे, उनके तबादले किए गए हैं। साथ ही 200 से अधिक डॉक्टर्स के जो है वो तबादले किए गए हैं। जो चिकित्सा कर्मी कल 1307 तबादले हुए उनके कल, साथ ही परसों जो है वो 507 जो है वो तबादले हुए, यानी 2100 से अधिक तबादले जो है वो एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो स्वास्थ्य विभाग में जारी की गई है। और इसका मकसद ये है कि अब सरप्लस डॉक्टर जो है वो अपनी मर्जी की जगहों पर काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें अलग अलग जगहों पर काम करना पड़ेगा, खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर पद जो है वो रिक्त चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो चिकित्सा मंत्री का माना जा रहा है। और खास बात यह है कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो काफी समय से जयपुर में काम कर रहे थे, उनको भी जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया। जयपुर से ही करीब 50 से अधिक डॉक्टर्स के जो है वो तबादले किए गए हैं। जी सौरभ, आखिर ये फैसला क्यों लिया गया इन तबादलों का? काफी बड़ी लिस्ट है वो जारी की गई है, 226 डॉक्टर्स के तबादले किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए काफी समय से जो है वो चिकित्सा मंत्री इस पर काम कर रहे थे। चिकित्सा मंत्री ने अपना पद संभालने के बाद ही कहा था कि सरप्लस डॉक्टर्स जो डेपुटेशन पे लगे जो कार्मिक हैं उन्हें अपने मूल विभाग में भेजना जरूरी है, क्योंकि उनके कारण से चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रभावित हो रही हैं। वे लोग जो है वो अपनी मर्जी से अलग अलग जगहों पर पद स्थापित है और उसके कारण से जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो CHC PHC हैं वहां पर जो है पद खाली पड़े हैं और आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। और उसी के तहत जो है वो लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि क्या कैसे जो है वो तमाम तबादले किया जाए, लेकिन रात को जो है वो पूरी मशक्कत करने के बाद ये तबादला सूची जो है वो जारी कर दी गई है। जी सौरभ, इसका मतलब ये है कि इन तबादलों के बाद अब जो ग्रामीण और जो कह सकते हैं कि थोड़े ऐसे इलाके हैं जहां मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं या फिर गांव के जो इलाके हैं वहां पर लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए 250 से अधिक ऐसे चिकित्सा संस्थान CHC PHC थे जहां पर डॉक्टर्स जो है वो नहीं थे, तो अब उनकी नियुक्ति जो है वो इन तबादलों के जरिए जो है वो हो पाएगी। और कई ऐसे चिकित्सा संस्थान थे जहां पर पद एक ही स्वीकृत था, लेकिन 4 से 5 जो चिकित्सा कर्मी है वो तैनात थे। तो ऐसे में अब जो है वो एक तरह से समायोजन है स्वास्थ्य विभाग में, और अब जो है वो ऐसा माना जाना चाहिए कि अब चिकित्सा संस्थानों में पद जो है वो खाली नहीं रहेंगे। देखना अब ये होगा कि क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट आई है तो इसका क्या असर जो है वो देखने को मिलता है, कितना दबाव जो है वो चिकित्सा मंत्री पर आता है और चिकित्सा मंत्री इस दबाव को कैसे झेल पाते हैं। जी चलिए सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जैसलमेर के फतेहगढ़ से एक बड़ी खबर बता दें। सरकारी नलकूप के समीप अधजली अवस्था में एक लाश मिली है। अल सुबह 4 बजे फतेहगढ़ कस्बे के पास ये लाश मिली है। ग्रामीणों ने लाश को देखकर पुलिस को इस बारे में सूचना दी है। ग्रामीणों की सूचना पर सांगड़ थाना अधिकारी सुमेर सिंह मौके पर पहुंचे हैं। लाश की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
फतेहगढ़ से कुछ दूरी पर बाड़मेर जैसलमेर रोड का ये पूरा मामला है। थाना अधिकारी सुमेर सिंह ने बताया कि शव के हाथ और गले के पास जलने जैसे घाव मिले हैं। वहीं शव के आसपास केवल एक चप्पल मिली है। कपड़ों से अभी कोई पहचान पत्र जैसी चीज नहीं मिली है। मौके पर मौजूद पुलिस इस पूरी मामले का मौका मुआयना कर रही है और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी श्रीकांत से। श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? एक अधजली लाश मिली है। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के फतेहगढ़ क्षेत्र में सरकारी नलकूप के समीप अल सुबह ग्रामीणों को एक अधजली सी लाश नजर आई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और लाश की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीणों से जब बातचीत हुई तो ग्रामीणों का कहना है कि गांव का व्यक्ति नहीं है। हाँ, जरूर ये जैसलमेर जोधपुर इस क्षेत्र का ही लग रहा है उसके पहनावे से जी। और फतेहगढ़ से कुछ ही दूरी पर बाड़मेर जैसलमेर रोड पर जो नलकूप है सरकारी, वहीं ये लाश मिली है। थाना अधिकारी सुमेर सिंह से भी जब हमारी टीम ने बात की तो उनका कहना है कि अधजली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफी हाथ और गले के पास कुछ जलने जैसी निशान और वैसे घाव देखने को मिल रहे हैं। और शव के आसपास केवल एक चप्पल मिला है, कोई पहचान पत्र नहीं। तो अब ये मर्ग नहीं दर्ज करेंगे, पहले इसकी जांच करेंगे। हो सकता है कि ये मर्डर भी हो, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई बात साफ नहीं हुई है। जी, और पुलिस मौके पर मुआयना कर रही है। जी श्रीकांत, प्रथम दृष्टि से मामला कैसा लगता है? यानी कि ये कोई हत्या का मामला दिखता है या किस तरह का मामला इसे देख सकते हैं? जी, आसपास बिजली के पोल से हो सकता है कि दुर्घटना भी हो, लेकिन चप्पल ना मिलना, कोई पहचान पत्र ना मिलना, क्योंकि आज के समय में सामान्य हर किसी के अपने पास एक पहचान पत्र जरूर, लेकिन इस तरह से न मिलना कहीं ना कहीं संशय भरा है। और गाँव का नहीं है तो रोड पर कैसे पहुंचा सरकारी नलकूप के पास, इस सब को लेकर कई बातें सामने आ रही, लेकिन अभी ये सब जांच का विषय है। पुलिस इसको लेकर अनुसंधान जारी है पुलिस का। जी बिल्कुल श्रीकांत, फिलहाल चलिए आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब 12 से एक बड़ी खबर बता दें आपको। यहां नौकरी के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी की गई। सैलून पर काम करने वाले युवक से भी ठगी की गई। होमगार्ड में नौकरी लगाने के नाम पर ऐंठे 54,000 रुपए। कोतवाली थाना पुलिस ने हिंगोनिया निवासी अंकित मीणा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 12 से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नौकरी के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विपिन से। विपिन, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? लोगों से लाखों की ठगी की गई है। बिल्कुल, ये मास्टरमाइंड एक का पर्दाफाश हुआ है। ये हिंगोनिया निवासी जो मांगरोल थाने में पड़ता है उस वहाँ का निवासी अंकित मीणा, और ये लगातार जो है कई युवकों से नौकरी के नाम पर, कभी होमगार्ड में, कभी पुलिस में, तो कभी निजी कंपनियों में लगाने के नाम पर उनसे लाखों की ठगी कर चुका है। मामला जब अब संज्ञान में आया, जब कोतवाली थाना क्षेत्र के सैलून पर काम करने वाले एक युवक ने इस युवक ने 54,000 रुपए की ठगी कर ली। युवक उससे फॉर्म के नाम पर तो कभी अधिकारियों को देने के नाम पर रुपए लेता रहा, और इसके बाद जब युवक ने कागजात मांगे तो उनसे इस फर्जी ठगी करने वाले युवक ने कभी गाड़ी जलना बता दिया, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होना बता दिया कि कागज उसमें जल गए हैं। और यही नहीं, ये मास्टरमाइंड इतना मास्टरमाइंड था कि कई बार तो अपने माता पिता को झूठा अस्पताल में भर्ती बताकर, कोई फर्जी फोटो बताकर लोगों से रुपए ऐंठ लिए इलाज के नाम पर। तो इस तरह की कई वारदातें, लोगों से ठगी की वारदात सामने आई है। और कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में जो है युवक रिपोर्ट दर्ज कर ली है और युवक की तलाश जारी है। इसके घर पर भी देर रात पुलिस ने दबिश दी, लेकिन ये युवक भी अब फरार बताया जा रहा है। जी विपिन, इस मास्टरमाइंड आरोपी ने अपने मतलब कितने लोगों को अभी तक ठग बना चुका था? कितने लोगों से ठगी कर चुका था? कुछ जानकारी? दर्जन भर मामले हैं जिसमें नौकरी और साथ ही अपने माता पिता को बीमार बताकर उनसे रुपए ऐंठने के मामले। ऐसे दर्जन भर मामले जो है जांच में, प्राथमिक जांच जो हुई है पुलिस की, उसमें मतलब सामने आ रहा है। और अभी जो फिलहाल जब एक मामला रिपोर्ट दर्ज हुई है तो कई ऐसे आरोपी भी, ऐसे ठगी के शिकार लोग भी अब थाने में पहुंचने लगे हैं जिनसे इस युवक ने ठगी की है। तो पुलिस ने इसी आधार पर जो है मामला दर्ज किया है और लाखों की ठगी की बात सामने आ रही है। तो जल्द ही इस युवक के जब पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कि इसके किए गए ठगी के और कारनामे सामने पुलिस को मिले।
जी विपिन, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है, जहां लापता बुजुर्ग की तलाश अभी भी जारी है। 3 दिन से लापता है 75 वर्षीय नंद किशोर। कोटड़ी क्षेत्र में अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे वो, लेकिन वापस अपने घर नहीं लौटे। लौटते वक्त रास्ते से लापता हो गए बुजुर्ग। गुमानपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोटा से ये बड़ी खबर, लापता बुजुर्ग की तलाश 3 दिन बाद भी जारी है। 3 दिन से लापता है 75 साल के नंद किशोर और उन्हें ढूंढने का प्रयास जारी है। कोटड़ी क्षेत्र में ये बुजुर्ग बताया जा रहा है कि अपने रिश्तेदार से मिलने आए थे, लेकिन वापस घर लौटते समय रास्ते से ही लापता हो गए। 75 वर्षीय नंद किशोर लापता है और उनकी तलाश जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? 3 दिन से लापता है 75 वर्षीय बुजुर्ग। जी, ये महावीर नगर इलाके का निवासी हैं बुजुर्ग नंद किशोर वर्मा, जो अपने कोटड़ी क्षेत्र में अपने रिश्तेदार से मिलने आए थे, लेकिन 3 दिन बाद भी अभी तक घर नहीं पहुंचने के बाद परिजनों की है, परिवारजनों की है जो चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि गुमानपुरा थाने में इस की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन फिलहाल इनके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया कि ये कहाँ है, किस जगह गए हैं। इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को फिलहाल हाथ नहीं लगी है और परिवारजनों की है जो चिंता इस मामले में बढ़ती जा रही है। अब सोशल मीडिया पर भी इसकी फोटो वायरल कर जो है तलाशी के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है पुलिस द्वारा या परिजनों द्वारा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता कि बुजुर्ग के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। गुमानपुरा थाना पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी राकेश, 3 दिन से ये लापता बताए जा रहे हैं बुजुर्ग, तो रिपोर्ट कब दर्ज कराई गई और कब फिर अभी एक्शन लेना शुरू कर दिया है पुलिस ने? जब शाम तक घर नहीं आए तो रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी गुमशुदगी की, लेकिन पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल इसके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। ये कोटड़ी इलाके में गए थे, इसलिए गुमानपुरा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हालांकि ये महावीर नगर के रहने वाले हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के भी 3 दिन बाद में, यानी कि जब शाम तक घर नहीं पहुंचे थे तो परिवारजनों ने तमाम तलाशी के प्रयास किए और जब फिर भी हाथ उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो परेशान होकर फिर गुमानपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस तलाश कर रही है। चलिए ठीक है ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे की खबरों में भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे और कोटा में हथियार की नोक पर किसान के साथ लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने किसान से 1,05,000 रुपए लूटे हैं। भामाशाह मंडी में जीन्स बेचने आया था किसान। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रायपुर ढाबे पर यह पूरी वारदात हुई। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? किसान से 1,05,000 रुपए की लूट हुई है। जी, ये ग्रामीण इलाके से किसान जो भामाशाह मंडी, जो एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी, वहां अपनी जींस है जो बेचने आया था। तो वहां जब आते वक्त ये उद्योगनगर थाना इलाके के रायपुरा पुलिया के पास ढाबे पर बताया जा रहा है कि 7-8 बदमाशों ने, करीब आधा दर्जन बदमाशों ने हथियार की नोक पर, जो हथियारबंद बदमाश थे, पिस्टल की नोक पर इन्होंने उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और जो है पीड़ित ने उसके बाद उद्योगनगर थाने में जो है मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल बदमाशों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। करीब 1,05,000 रुपए की लूट इनके साथ बताई जा रही है। फिलहाल पीड़ित किसान जो है वो परेशान भी हैं, क्योंकि जो जींस बेचकर जो आया था वो तमाम पैसे बदमाशों ने उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर ले गए। तो पीड़ित के जो है परिजन भी यहाँ कोटा पहुंचे हैं और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पुलिस पर ही अब उनकी उम्मीदें टिकी हैं कि जल्द पुलिस इनको पकड़कर उनके साथ पैसे जो
जो जिस बेच के लेके आया था वो जी। मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, उन बरामद कर ले। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये इतना आसान नहीं है। फिलहाल पुलिस जांच की बात कर रही है और बदमाशों के बारे में फिलहाल कोई खास सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगे हैं। जी ओम प्रकाश, ये पूरी वारदात किस समय हुई और कितने बदमाश थे जिन्होंने किसान के साथ इस पूरी लूट को अंजाम दिया, इस बारे में कुछ जानकारी? जब ये मंडी में जो अपना अनाज है बेचकर फिर जा रहा था, जो उनके पैसे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बदमाश लंबे समय से या घर से ही, गांव से ही रेकी कर रहे थे या मंडी से जब रेकी कर लेते थे, क्योंकि ज्यादातर किसान यहाँ से जब खाली हाथ जब जाते हैं, उन अनाज नहीं होता है, तो बदमाशों को लग जाता है कि उनके पास पैसे होंगे, जेब में बारिश मात्रा में पैसे होंगे, तो संभवत रेकी कर रहे थे। और रेकी करने के बाद जब ग्रामीण इलाके में जा रहे थे, तो क्योंकि जो मंडी है वो अनंतपुरा इलाके, थाना इलाके की है, और जब अपने गांव लौट रहा था तो रायपुरा जो है उद्योगनगर थाना इलाके, वहां उन्होंने करीब आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। जैसा किसान का कहना है कि पीड़ित किसान का कि उनके साथ उनके पास तमाम बदमाशों के पास हथियार थे और वो धमकी देकर ये जो है वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चलिए ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और राजधानी जयपुर के करनी विहार थाने के ठीक सामने 5 हथियार बंद बदमाशों ने 15 लाख की लूट को अंजाम दिया। बाइक सवार होकर ग्राहक के रूप में आए बदमाशों ने पिस्टल और चाकू के दम पर दुकान से 15,40,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया और सीसीटीवी के डीवीआर को तोड़कर चलते बने। इसके बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और एफएसएल की टीम साक्ष्य एकत्रित करने में जुट गई है। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। के करनी विहार थाना इलाके के अंदर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया हथियारबंद बदमाशों ने। ये वो ग्राउंड जीरो है जहां पर प्लाईवुड का ये गोदाम है, जहां पर बदमाश जो थे, हथियारबंद बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर के आए। उन्होंने यहां पर घटना को अंजाम दिया और उसके बाद में 15 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जो है वो यहां से लूट करके फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चंद मिनटों में जो यहाँ की लोकल करनी विहार थाना पुलिस है, उनके जो आला अधिकारी हैं, अफसरान हैं, वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। एफएसएल की मदद से उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे साक्ष्य जो है वो यहाँ पर जुटाए हैं। हमारे साथ में पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या जानकारी मिली थी प्रारंभिक तौर पर और किस तरह से हम लोग नाकेबंदी वगैरह कर रहे हैं? पूरे शहर में एक श्रेणी नाकाबंदी चल रही है। जो हुलिया सामने है वो सब नाकाबंदी में जो कर्मचारी है, अधिकारी, उनको बताया गया है। सीसीटीवी देख रहे हैं, काफ़ी दूरी तक देख लिए और कुछ सीसीटीवी में आना जाना भी कुछ फोटेज आ रहे हैं और एक टीम यहाँ लग रही है। इस तरह अलग अलग टीम बना के कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी प्रारंभिक तौर पर आप लोगों को? हमें तो सूचना मिली कंट्रोल से कि यहाँ करनी विहार थाने में क्षेत्र में कोई ये टिम्बर का कारखाना में कोई लूट हो गई। इस पर अधिकारियों के डायरेक्शन से यहाँ वेस्ट की पूरी टीम यहाँ गई। कितनी रकम बताई जा रही है सर लूट की और कितने लोग थे बदमाश? 5 बदमाश बता रहे हैं, 2 मोटरसाइकिलों पर जी। 15,48,000 की लगभग रकम बता रहे हैं। जी, शुक्रिया सर। तो आप देखिए यहाँ पर जो है वो कैश रखा हुआ था कलेक्शन करने के बाद में, और उस कैश को जो है यहाँ पर जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया हथियारबंद बदमाशों ने। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जो है, लोकल जो यहाँ के थाना इंचार्ज और तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जो पीड़ित है उनसे बात करते, बताइए क्या साक्ष्य मिले आपको, क्लू में क्या क्या मिला? मैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो से आया हूँ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हूँ। हमें सूचना मिलते ही हम मौके पे तुरंत पहुँच गए और हमने बतौर साक्ष्य यहाँ पे पाम प्रिंट, फिंगरप्रिंट उठाए हैं जो टेप पे लग रहे थे। मोबाइल जिन्होंने तोड़ा उस पर पाम प्रिंट भी मिला है। अब हम अपने रिकॉर्ड से इसका मिलान करेंगे और पुलिस द्वारा जो भी सस्पेक्टेड गिरफ्तार हैं उनके फिंगरप्रिंट लेंगे, उससे हम मिलान करके अति शीघ्र से शीघ्र हम रिपोर्ट पुलिस को देंगे, जिससे पुलिस अपनी कार्रवाई में आगे बढ़े। और अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल दिल्ली में आज होगा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली। भरतपुर से हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली के लिए रवाना हुई। शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इन गाड़ियों के काफिले को रवाना किया। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि सहयोगी दल और सरकार में भागीदारी होने के नाते मेरे विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। महंगाई के लिए हल्ला बोल रैली में।
बड़ी खबर ये आपको बता दें, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली। इस रैली में भरतपुर से हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इन गाड़ियों को दिल्ली के लिए रवाना किया है। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी हल्ला बोल रैली आयोजित होने वाली है। देखिए, इसका दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की तरफ से जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली है, उसमें जो है यहाँ से भरतपुर से ज्यादा जो लोग हैं वो भाग ले रहे हैं। और जो तकनीकी शिक्षा एवं राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्होंने कहा है कि मैं सहयोगी दल का नेता हूं और सरकार में मेरी भागीदारी है, मैं मंत्री हूं, तो इसके नाते इनकी विधानसभा क्षेत्र से भी जो है वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। करीब 100 से अधिक गाड़ियों को इन्होंने रवाना किया है और हजारों की तादाद में भरतपुर विधानसभा से जो ज्यादा युवा है वो महंगाई के खिलाफ जो हल्ला बोल रैली है उसमें भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं और खुद मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी रैली में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, एशिया कप में फिर महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज होगा। महामुकाबला सुपर 4 में आज दोनों टीमें होंगी आमने सामने। एशिया कप 2022 में दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये महामुकाबला आज होगा। इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने। क्रिकेट फैंस के लिए तो चलिए, बीजेपी पूरे देश में मोदी @20 कार्यक्रम चला रही है। बीजेपी पीएम मोदी के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विभिन्न पदों पर रहते हुए 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा पूरे देश में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद कायम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी उदयपुर पहुंचे और शहर के सुखाड़िया रंगमंच सभागार पर प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित किया। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस की महंगाई विरोधी रैली को छलावा बताया। याद दिलाया, जयपुर में करीब 1 साल पहले महंगाई को लेकर एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें कांग्रेस के चिर युवा चिर व्याकुल नेता ने 10 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। तो यह दर्शाता है कि वो कह रहे हैं महंगाई के लिए और दिल में क्या है। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि महंगाई की दर इस समय 7.1% है, जो कि जब हम सत्ता में आए थे, जबकि इस समय वैश्विक महंगाई की दर ये है कि 63 देशों में महंगाई की दर 10% से ऊपर है। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। सोलंकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर कांग्रेस विधायक के सुर हुए बागी। सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। पायलट को सीएम देखना चाहती है जनता। सचिन के दम पर आई थी सत्ता। प्रदेश में एक बार फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि प्रदेश की जनता पायलट को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। तो हम पार्टी के हित में ही बात कर रहे हैं। आज पार्टी के हित में बात कर रहे हैं कि पार्टी का अभी समय है, 1 साल 1.25 साल अभी चुनाव में बचा है। अगर राजस्थान के अंदर अगर परिवर्तन करते हैं, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है। सचिन पायलट के पक्ष में वेद प्रकाश सोलंकी का बयान नया नहीं है। दरअसल 3 दिन पहले भी सोलंकी ने
एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि मेरी निष्ठा पार्टी से नहीं बल्कि सचिन पायलट से है। इस बार भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। बहरहाल कांग्रेस विधायक के बागी सुर पर पीसीसी चीफ ने संज्ञान लिया और बेहद नपे तुले शब्दों में पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की वकालत की। सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं अनुशासन बना के रखता है कोई भी व्यक्ति, तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है और पार्टी इस बात को नोट करती है। पहले खिलाड़ी लाल बैरवा और अब वेद प्रकाश सोलंकी। एआईसीसी को जब तक उनका नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता है तब तक प्रदेश की राजनीति में भी इसी तरह की बयानबाजी चलती रहेगी, क्योंकि गहलोत और पायलट गुट जानते हैं कि अध्यक्ष के चुनाव से ही प्रदेश सरकार के बचे कार्यकाल में मुख्यमंत्री की तस्वीर भी साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।